अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और जो अभी रिसेंट विज़िट हुआ है बिलावल भुट्टो साहब का, उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी हमने देखना है कि जो नई हुकूमत आई है और किस रेजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आई है, उसको भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज सरदार आसिफ अहमद अली साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं चाह रहा था कि चूँकि आज हमने फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करनी है, तो वो फ़ॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो इसलिए मैं एजाज़ भाई से भी कहूँगा कि वो थोड़ा-सा इस बारे में अपने अल्फ़ाज़ ज़रूर कहें और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एजाज़ भाई, सबसे पहले 2-4 अल्फ़ाज़ जी सरदार आसिफ अहमद अली साहब के लिए, और फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूँगा। जी, ज़रूर। ये 90 की दहाई थी किसाना साहब, जब जी हाँ, सरदार आसिफ अहमद अली हमारे वज़ीर ख़ारजा भी बने। और उस वक़्त जी, अगर आपको याद हो तो सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और जो सेंट्रल एशिया है उसकी रियासतें आज़ाद हुई थी। तो मुझे याद है ठीक, कि सरदार आसिफ अहमद अली का एक बहुत पैशन था कि पाकिस्तान वस्ती एशिया की नई 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 आज़ादशुदा रियासतों के साथ अच्छे रवाबित करे, और उन्होंने उसके लिए काफ़ी काम भी किया। हुँ, उस ज़माने में यहाँ दानी साहब भी थे, प्रोफ़ेसर दानी साहब भी थे, तो एक पूरा एक माहौल बन गया था जिसमें पाकिस्तान अपने इस सकाफ़ती विरसे के हवाले से, तारीख़ी हवाले से सेंट्रल एशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको एक नई जिहत देता था। उसमें सरदार साहब ने किरदार अदा किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने और भी बहुत सारे मौज़ूआत पे काम किया। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और आमीन, आमीन। उनकी मग़फ़िरत करे। जी। आमीन, आमीन। अच्छा, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है आज का, वो तो है रेजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है और उसके नतीजे में नई हुकूमत आई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं बिलावल साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से, वो आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने एक तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बातें की हैं, वो लगता है कि नई हुकूमत का और पुरानी हुकूमत का कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, लेकिन एक बड़ा ही अजीब-सी बात उन्होंने कही है क्रिस्टियान अमानपुर को इंटरव्यू देते हुए, जिसमें उन्होंने रिलेट किया है इस्लामिक टेररिज़्म का वर्ड यूज़ करते हुए। उन्होंने जब उनसे क्वेश्चन किया गया उनकी वालिदा के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस्लामिक टेररिज़्म को फाइट कर रही थीं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म को कर रही थीं। तो ये तो हमारे जो वेस्टर्न जार्गन है, उसमें तो वो इस्लामिक टेररिज़्म कहते हैं। हम तो नहीं इस बात को मानते, लेकिन आप समझते हैं कि ये वहाँ पे उनसे नादानिस्तगी में ये बात हो गई है, कि पॉलिसी एज़ सच नहीं है, या उनको थोड़ा-सा एजुकेट करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ही इज़ जस्ट अ नोविस। जी, किसान साहब, पहले तो चूँकि हमने बात वहाँ से शुरू की, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कनाडा के अवाम को आप पाकिस्तान के हालात से मुतारफ़ करते रहते हैं और मुझे भी वक़्तन-फ़वक़्तन मौका देते हैं। शुक्रिया कि मैं आपके बड़ी प्रोग्राम में नुमाइश। आऊँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की एक अहमियत है और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है, और ये आज की बात नहीं है। ये ठीक, पिछले कई दहाइयों से हमने देखा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बावजूद इसके कि उतार-चढ़ाव का शिकार रहे, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से दोनों मुल्क इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ताल्लुकात को रखना दोनों मुल्कों के लिए मुफ़ीद होगा। तो अगर आप ठीक। इस पैराए में वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब का अगर दौरा देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बार फिर यही जो एक किस्म का हमारा ट्रेंड है कि नहीं, अमेरिका के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा दूरी मुनासिब नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है, और हम बिला वजह या बावजूद दोनों सूरतों में हम अमेरिका के साथ जो है कोई बिगाड़ ताल्लुकात में नहीं चाहते हैं। और अमेरिका की तरफ से भी आपने देखा होगा कि इसी किस्म के इंदिए आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की अपनी एक सोच है हमारे इलाके के बारे में, और उनका जो हदफ है वो बढ़ते हुए चीन या उभरते हुए चीन को रोकना है, थामना है, और उसमें हिंदुस्तान उनके लिए एक कलीदी हैसियत रखता है, खुसूसन जो उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अंदर। तो पाकिस्तान उस हवाले से शायद उनको ये महसूस होता हो कि पता नहीं हमारे साथ है कि नहीं है, क्योंकि हम चीन के बहुत गहरे दोस्त हैं। तो वो हमें अंदाज़ा है। दूसरी एक और जो वजह पिछले दिनों में कम होने की थी उनकी दिलचस्पी, वो अफ़गानिस्तान से उनका इन्खला था, उनकी फ़ौजों का।
تو ان کے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس پہ بھی بڑی بحث و تمیز جاری ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے ایک دم سے بہت دور نہیں جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، وہاں اقتصاد بڑی بری ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور ایک بار پھر ساری دہشت گرد تنظیمیں اور ساری وہ اپنا راستہ افغانستان کی طرف موڑ لیں گی اور آ کے اپنا گھر وہاں بنا لیں گی، تو پھر ایک بار پھر خطہ بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. تو یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ امریکہ کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ابھی بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس علاقے میں جو بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے. تو اس تناظر میں تو یہ جو دورہ ہے بڑا اچھا ہے، اور بڑی جو ٹون اینڈ ٹینر جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے لفظ اسلامک ٹیررزم، اس وقت اسلامک ٹیررزم، ہم تو یہ ٹرم ویسے اس طریقے سے تو استعمال نہیں کرتے جس طریقے سے جارج بش نے یوز کی تھی، اگرچہ وہ بھی اس کو اسلامسٹ ٹیررزم کہتے تھے، اسلامک نہیں، اسلامسٹ یا ریڈیکل اسلام کہہ دیتے تھے وہ. اور میرے خیال میں تناظر ان کا بھی دیکھیں نا، ایک بہت بڑی لیڈر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس میں تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی ٹیررسٹ کے ہاتھوں اس کا کھویا جانا. اب اس کے اوپر بڑی تحقیقات کی گئی، سارے جو اشاریے ملتے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے اس زمانے میں جو لیڈر تھے شاید وہ اس کے ذمہ دار تھے. خدا معلوم کیا ہوا، کیونکہ یو این کی بھی کی گئی انویسٹیگیشن، بہت ساری معاملات میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ الٹیمیٹلی ہوا کیا. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور بہرحال یہ اس وقت ٹیررسٹ انسیڈنٹ میں ہی ماری گئی، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آپ جلسہ کر کے نکلے اور کوئی آ کے آپ کو گولی مار دے. تو ٹیررزم ہے، آؤٹ رائٹ ٹیررزم ہے. اور اگر کوئی ٹیررسٹ اسلام کا نام لیتا ہے تو وہ اسلام کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے، وہ انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2014 میں پشاور کے ایک سکول میں 138 بچے اور ٹیچرز ذبح کر دیے تھے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں؟ یہ اسلام ہے کوئی جس کے نام پر انہوں نے یہ سارا کچھ ظلم روا رکھا؟ تو اس وجہ سے یہ اس حد تک تو اس کو جو تناظر ہے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہی سال جو نئی حکومت آنے سے پہلے جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے یہ اسلاموفوبیا کے اوپر ایک پوری کیمپین چلائی تھی، اینٹی اسلاموفوبیا اور سارا کچھ کرنے کے لیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور اس میں یہ کوشش یہ کی جا رہی تھی، اور 15 مارچ کا جو دن ہے وہ بھی ڈکلیئر ہو گیا. اس میں کوشش یہ تھی کہ یہ جو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ فارن منسٹر صاحب جو ہمارے آج کل ہیں، ان کو کم از کم تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی، یا تھوڑا سا گائیڈ کیا جانا چاہیے تھا کہ اس طرح کی جو ٹرمز ہیں وہ ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر باقی ویسٹرن فلسفی میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. جی دیکھیں، تناظر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ اسلاموفوبیا کے لیے پاکستان کی تمام حکومتوں نے، پچھلی حکومت نے بھی بہت اس کے اوپر کام کیا، اور ایک سلسلہ ہے بڑے عرصے سے اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے. یورپ میں بھی اس کی بہت بازگشت سنائی دیتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے وہاں پہ ماحول بن رہا ہے. امریکہ میں بھی جو بڑا آزاد نسبتاً ملک تھا اس معاملے میں، وہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے سلسلے دیکھے گئے ہیں. تو وہ ایک تگ و دو تو ہماری جاری رہے گی. ان دونوں کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کوئی لفظ کو پکڑ کے ہم اتنے بڑے جو آپ کا انیشیٹو ہے اسلاموفوبیا، اس کو ہم انڈرمائن کر سکتے ہیں. ٹھیک، اچھا آپ ذرا آ جائیں جی تھوڑا سا ریجیم چینج کا جو آپریشن ہوا ہے. ہمیں پتہ ہی، آپ تو میرے سے بہت زیادہ جانتے ہی ہیں کہ ریجیم چینج کا جو ایک ہسٹری ہے وہ کس طریقے سے چلتی رہی ہے، اور ہم نے پچھلے تقریباً ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی تقریباً 80-81 اٹیمپٹس اس طرح کی ہوئی ہیں، اوورٹ اینڈ کوورٹ.
लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है और उसमें जो साबिक हुकूमत है उसका ये क्लेम है कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के हवाले से हुआ है और उसमें सारे लोग जो लोकल भी थे वो भी शामिल हुए, सारा कुछ हुआ। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, इसको आप एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स किस तरह देख रहे हैं, और क्या इस तरह की चीजें पाकिस्तान में होने की इजाजत दी जानी चाहिए? देखिए, आप बहुत ही कैटेगोरिक तरीके से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी इस पे बहुत सारे नुक्ता नज़र मौजूद हैं। मैंने केबल नहीं देखी, लेकिन जो हमें मीडिया से और दूसरे ज़राए से पता चला है, उस केबल में एक अमरीकी ओहदेदार ने कुछ ऐसी बातें की जो सिफारती आदाब के खिलाफ थी, जिसके नतीजे में उनको बुला के अमरीकी जो यहाँ पे नाज़िमुल उमूर हैं उनको हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, डिमार्च भी दिया। ठीक, और जी डिमार्च दिया। और उसके बाद आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी में भी ये बातें हो चुकी हैं, जहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने यकीनन दाखिली अमूर में मदाखलत, उसके ओहदेदार ने अपनी बातों से दाखिली अमूर में मदाखलत का इंदिया मिलता है, उसके ओहदेदार की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये अमेरिकी हुकूमत की तरफ से तो बार बार ये कहा गया है, व्हाइट हाउस से भी, स्टेट डिपार्टमेंट के इन बातों में कोई सदाकत नहीं। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा है कि साजिश कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसको यानी हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक सियासी रंग ना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की सख्त बातें हम करते रहते हैं डिप्लोमेट्स, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो रियासती पॉलिसी हो। उसके लिए पूछा जाता है कि जी आप अपना स्पोक्समैन से बताएं कि आपकी ये पॉलिसी है, तो वो उस लिहाज से आप उसको मैं समझता हूँ कि उसको इस अंदाज से देखना चाहिए कि क्या ये अमेरिका की रियासती पॉलिसी थी कि नहीं थी। इसके ऊपर अमेरिका की हुकूमत की तरफ से तो बार बार ये कहा गया कि हमारी पॉलिसी नहीं थी। जी, तो इसको इसी तरह ही लेना चाहिए, उनके वर्ड्स को यकीन कर लेना चाहिए उसके ऊपर जी, और ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करनी चाहिए। नहीं, एहतजाज कर दिया आपने, इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, अब बात यह है कि साजिश है या मुदाखलत है, और उसके ऊपर बड़ी चेमगोइयां हैं। अब मैं उसकी जुजियात में जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो अब खारजा पॉलिसी से निकल के वो दाखिली सियासत में दाखिल हो गई है, जो मेरा शोबा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा इसमें मुझे बताएं कि रिजीम चेंज के बाद हम देखते हैं कि जो नई हुकूमत आई है उसने आते ही इंडिया के साथ अपने ट्रेड का सिलसिला जो है वो बढ़ाने का कम से कम ऐलान कर दिया है, और हम देख रहे हैं कि शायद उस तरफ बढ़ा भी जाएगा। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी जाहिर है कि फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं, ताल्लुकात को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका के हवाले से एक बुनियादी तब्दीली नई हुकूमत जो है वो ला रही है, ये ठीक बात है? देखिए, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश पिछली हुकूमत ने भी की थी और इस हुकूमत ने भी की थी, और मैं समझता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने ये ख्वाहिश ना जाहिर की। तो मतलब एक हमारा आपका मशरकी हमसाया है, आप चाहेंगे कि बेहतर ताल्लुकात हों। आप जिस मुल्क में रहते हैं, कनाडा में, उसके जिस तरह के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, उसकी आम तौर पर ये मिसाल दी जाती है। अब एक समरी गई जिसमें कोई 15 के करीब कमर्शियल काउंसलर्स अपॉइंट हुए मुख्तलिफ मुल्कों में, उनमें एक नई दिल्ली भी था, तो एकदम से लोगों ने कहा लो जी ट्रेड पॉलिसी नई आ गई। ऐसा तो नहीं है ना। वो इसीलिए हुकूमत ने कहा कि हमारी इंडिया के साथ जो ट्रेड पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस हवाले से मेरे अपने कुछ ख्यालात हैं। मैंने डॉन में एक आर्टिकल भी लिखा है, पीस थ्रू ट्रेड। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऐन मफाद में है कि पाकिस्तान अपने चारों हमसायों के साथ तजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी के ताल्लुकात रखे। मैंने चारों की बात की। मैंने उसमें कहा कि चीन के साथ तो हमारे हैं माशाल्लाह, लेकिन उसमें जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना चाहिए ताकि हमारी बरामदात बढ़े। अफगानिस्तान के साथ हमारी तजारत 2012-13 में 3 बिलियन चली गई थी, आज सोकर के 1 बिलियन है, उसको फिर बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान की एक मंडी बड़ी अहम मंडी है, उसमें जाना चाहिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।
हिंदुस्तान जहां पे उधर $3.6 बिलियन तक चली गई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, उधर भी बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ तजारत बंद नहीं करनी चाहिए। जब तजारत होती है, हमने यूरोपियन यूनियन के तजर्बे से देखा, हमने आसियान के तजर्बे से देखा, और अब अफ्रीका में भी कोशिशें हो रही हैं और लैटिन अमेरिका में भी कोशिशें हो रही है कि खित्ते की तजारत बढ़ाई जाए। क्यों ये चीज करते हैं? दुनिया क्यों करती है ये काम? वो इसलिए करती है क्योंकि उनको नजर आता है कि तजारत के जरिए हम अमन कायम कर सकते हैं। और कौन है जो अमन का खां नहीं होगा? और जो शख्स अमन का खां नहीं है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं कर रहा। इस वजह से पाकिस्तान के सबके साथ नॉर्मल तजारती ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, सारे हमसायों के साथ, बशमूल ईरान के, जिसके ऊपर सैंक्शंस है। मैं ये कहता हूँ कि ईरान बॉर्डर का एरिया है, और जहां जहां बॉर्डर्स हों वहां पे सैंक्शंस के अलावा भी बॉर्डर मार्केट्स बनती हैं। वहां पे बहुत सारे काम बॉर्डर्स में अभी भी तो स्मगलिंग हो रही है ना, बॉर्डर हो रही है, बिल्कुल स्मगलिंग हो रही है, हिंदुस्तान से भी स्मगलिंग हो रही है, कभी दुबई के रास्ते भी स्मगलिंग हो रही है। तो क्यों ना तजारत करके पाकिस्तान के अवाम को उस खुशहाली का ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। तो मैं उन लोगों में से नहीं है जो एकदम से ये नुक्ता ले लेते हैं कि नहीं, जैसे पाकिस्तान को किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं है, ना हिंदुस्तान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, ना ईरान के हमसाए। अगर आपका पुरअमन अड़ोस पड़ोस होगा, अगर आपकी पीसफुल नेबरहुड होगी, तो पाकिस्तान के अवाम को उसका समर मिलेगा, उसकी बेहतरी मिलेगी। जी ठीक है। और थोड़ा सा उसमें अमेरिका का भी बता दें कि क्या अमेरिकन रिलेशनशिप हमारे साथ जो है उसको रीसेट करने में अब हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, या हम वी आर ऑन द वे टू आवर ओन अचीवमेंट, जिस तरह भी है हो रहा है इस वक्त? देखिए, ये रीसेट का लफ्ज भी किसान साहब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बात ये है कि मैं तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में 1947 से लेकर आज तक एक देख रहा हूं कि हमेशा उनके साथ ताल्लुकात रहे। कभी वो कड़वाहट का शिकार हुए और कभी बड़ी उनमें मिठास आ गई। जहां दोनों मुल्कों के मफाद इकट्ठे हुए, हम इकट्ठे हो गए। भाई कोई हमें मजबूर तो नहीं कर रहा था ना, जो भी उस वक्त की हुकूमत एक फैसले किए। पहले अयूब खान की हुकूमत थी, फिर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर सिविल हुकूमतें थी। सब ने अपने अपने तौर पर कोशिश की है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे जाएं, और उसकी वजह भी है क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी कुव्वत है। वो हमें फायदा भी पहुंचा सकता है लेकिन हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस वजह से हर मुल्क जो है वो, और हर दौर में हमारी हुकूमतों की तरफ से कोशिश रही है। और मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के लिए। अगर आपको याद हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आए थे और बड़ा अच्छा दौरा था। इसी तरीके से अब ये हुकूमत भी कोशिश कर रही है। तो ये हुकूमतों से बाला है ये ताल्लुकात, क्योंकि ये ताल्लुकात दोनों रियासतों के दरमियान मफादात से मुताल्लिक है। लेकिन वो कहते हैं ना जी कि ये ट्रांजैक्शनल है। वो अब ये इवन बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम लोग ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो। अब वो अमेरिकन इंटरेस्ट के इससे मुताबिकत नहीं रखता। वो तो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, हमारे साथ वो सिर्फ इशू टू इशू बेस के ऊपर करना चाहते हैं। अब इसमें कैसे फिर बैलेंस कैसे आएगा? देखिए, ये जो लफ्ज है ना, इस पे भी हमने कुछ जरूरत से ज्यादा जोर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये मेरी जाती राय है। मेरा ये ख्याल है, और मुझे ये सकाफती मसला लगता है, कल्चरल इशू लगता है, कि हम समझते हैं कि बस अब अमेरिका अगर हमारा दोस्त बन गया तो हर हाल में दोस्त रहेगा। और ये ऐसा होता नहीं है ना। वो तो अपने मफादात देखते हैं, और अगर मफादात इकट्ठे हैं तो वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की आपने मिसाल दी अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से। हिंदुस्तान जो है 1947 से 1990 तक ये वही हिंदुस्तान था जिसके साथ अमेरिका के बड़े ही कम ताल्लुकात, बल्कि कशीदा ताल्लुकात है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा हामी और दोस्त मुल्क समझा जाता था। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी रविश बदली और कुछ वो उन्होंने साथ अपनी बेहतर हुई, तो आपने देखा वही अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हुआ। सारी दुनिया में ऐसे ही है सर, सारी दुनिया में ऐसे ही है कि लोग अपने मफादात देखते हैं। और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कौमी मफादात को देखें और खुद फैसले करें, और दूसरों पे इसका दोष न दें कि हमारे ये मसाइल इस वजह से हो गए कि फलां और फलां और फलां ने ये काम कर दिया। बल्कि हमें अपने
किए हुए फैसलों के नताइज को कबूल करना चाहिए और उसके नतीजे में हमें खुद देखना चाहिए कि क्या कहीं हमारे कोई नताइज ऐसे तो नहीं थे जो हमारी कौमी मफाद में नहीं थे, और आइंदा के लिए हम ऐसे ही फैसले करें जो हमारे कौमी मफाद में हो, ताकि हम दूसरों पे इल्जाम ना धरें बल्कि अपने आप को उनके लिए रेलेवेंट बना लें, दुनिया रेलेवेंट बनाए। ठीक है, अच्छा जरा चाइना की तरफ आ जाएं एजाज साहब। चाइना आपका भी बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट है उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के आते ही सीपेक अथॉरिटी को खत्म किया गया और सुना है कि चाइनीज जो है दे आर पैकिंग अप एंड गोइंग बैक। अब ये मुझे नहीं पता कि एज सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन सुना जरूर है। तो क्या आप समझते हैं कि चाइनीज जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को, या सीपेक इज ऑन इट्स ट्रैक और कोई इस तरह का मसला नहीं है? लेकिन ये तो बड़ा ही गलत होगा जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि चाइनीज आर पैकिंग देयर बैग्स एंड गोइंग बैक। ये देखें, फेक वीडियोस बनाई गई मुख्तलिफ वक्तों में, पीक ऑफ कोविड में जाते हुए कुछ जा रहे थे चीनी एयरपोर्ट से, तो क्योंकि इस पाकिस्तान चीन की दोस्ती के खिलाफ बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त मैदान में हैं और वो हमारे जहनों को परागंदा कर रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान यानी पूरी पाकिस्तान की सियासत में जितनी हमारी हुकूमतें आई हैं और जितने हमारी सियासी जमातें हैं, सब ये चाहते हैं कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। उसकी वजह यह है कि चीन ने आज तक पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, साथ दिया है, खुसूसन बैनुल अक़वामी फोरम पे हमेशा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में हम क्यों कहेंगे ऐसी बातें? ये तो हमारे दुश्मन करेंगे ये बातें कि देखें जी वो चीन चला गया, योगा। देखिए ये एक सीपैक का एक सिलसिला चल रहा है, ये 2014 से चल रहा है और ये 2030 तक चल रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ फेजेज आनी है। पहले फेज इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की आई, फिर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। पिछली हुकूमत ने कहा कि हम कुछ एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे भी काम करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत भी उसको इस्तेमाल करना चाहती है। तो इसलिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, खुसूसन इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, उनको अब ये भी याद रखिए कि जो थोड़ा उतार आया भी उसमें बहुत हिस्सा कोविड पेंडेमिक का भी था, क्योंकि उस वबा की वजह से बहुत सारी एक्टिविटी जो है खुसूसन चीन में, क्योंकि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उन्होंने एहतियात की है कि लॉकडाउन हो, ये हो वो। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि उस प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के मुतल्लिक और चीन के मुतल्लिक इस किस्म के ख्यालात फैलाते हैं सोशल मीडिया में, हमारी अथॉरिटीज को चाहिए कि उन लोगों की सरकोबी करें। तो फिर ये जो सीपैक अथॉरिटी वगैरह का खत्म करना ये कोई बड़ी बात नहीं? मुझे उसका इल्म नहीं है, कोई मुतबादल मंसूबा होगा। देखिए बात यह है कि पहले से शुरू से जब से सीपैक बना है ये प्लानिंग मिनिस्ट्री करती थी, इसको प्लानिंग मिनिस्ट्री हमेशा से। और अब बीच में सीपैक अथॉरिटी का एक छोटा सा तजर्बा किया गया, मुझे नहीं पता कि वो कामयाब हुआ नहीं कामयाब हुआ, तो इसकी कोई ऐसी उससे चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से कोई पैगाम। लेकिन टेकिंग फॉरवर्ड योर आर्गुमेंट जो आपने अभी बात की है, उसमें बल्कि जो भी वेरी रिसेंट अभी जो आज ही खबर आई है वो ये है कि जो चाइनीज हैं उन्होंने ब्रिक्स को एक्सपेंड करने का ऐलान किया है, जो कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को, टर्की को और मलेशिया वगैरह को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए ब्रिक्स जो है वो है बुनियादी तौर पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड नाउ उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। ठीक है जी, ये है ना ब्रिक्स जिसको कहते हैं। जी देखिए पाकिस्तान कम से कम मेरे जैसे खाकसार लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आप कभी भी अपने ताल्लुकात को जीरो सम ना करें। जीरो सम से मुराद ये है कि आप ये ना कहें कि जी कंट्री ए और बी के ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाएंगे तो मुझे नुकसान होगा, नहीं होगा। आप उस तरह ना देखें, आप ए के साथ भी ताल्लुकात रखें, आप बी के साथ भी रखें, सी के साथ भी रखें, डी के साथ, जो आपके साथ जहां से आपका कौमी मफाद आपको कहता है कि फायदा है, आप वो फायदा लें। देखिए दुनिया आजकल इक्तिसादी उसके ऊपर घूम रही है, पिवट के ऊपर, ये मानते हैं ना आप? किस तरीके, यही चीज था जब तक इतना इक्तिसादी लिहाज से मजबूत नहीं हुआ था तो ये अमेरिका को खतरा नजर नहीं आ रहा था।
ایسا ہی ہے نا. یہی ہندوستان جب سے پچھلے 30 سال میں اقتصادی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اقتصادی ماحول پیدا کرنا چاہیے, جس طرح پچھلی حکومت نے ایک کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ذکر کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ پرائمیسی یعنی بالکل جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اکنامک سیکورٹی کو ہوگی. بلکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پچھلے 6 مہینے سے ہم پروگرام ہی سارے اکنامک سیکورٹی پہ کر رہے ہیں, کیونکہ اصل چیز ہی یہی ہے. اگر پاکستان کی مضبوط ہے تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اوپر جو پاکستان کے خلاف جو قوتیں جو پیما ہیں وہ ان کو ہم روک سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس میں اجازت جو آپ نے بات کی ہے اقتصاد کی اور پرائمیسی کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو ہونا چاہیے, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شاید حکومت نے اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ انیشیٹوز لینے کی کوشش کی ہے اور کچھ لوگوں کو بھیجا ہے وہاں پہ. تو کیا اس کو آگے لے کے جانا چاہیے یا اس کو آگے لے کے جانا نہیں چاہیے؟ دیکھیں, پھر آپ کے سوال میں کچھ ایسا سلانٹ ہے, وہ حکومت کا وفد نہیں ہے جو وہاں پہ گیا ہوا ہے, وہ ایک نان گورنمنٹل وفد ہے صحافیوں کا, اور اس کا گورنمنٹ کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ پاکستان کو تعلقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کو اکنامک سیکیورٹی سے خدارہ نہ جوڑیے. اکنامک سیکیورٹی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جیو اکنامکس. جیو اکنامکس کا مطلب ہے کہ اپنی جغرافیے کو استعمال کرتے ہوئے, دیکھیں نا یورپ نے بھی سب سے زیادہ تجارت اپنے اندر پہلے کی نا, اپنے خطے میں کی. آسیان بھی سب سے زیادہ تجارت اپنے خطے میں کر رہا ہے. جنوبی ایشیا میں بالکل کسی قسم کی تجارت یا وہ بہت بہت کم ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو اکنامک سیکیورٹی اور جیو اکنامکس کا اس کا تعلق ہمارے خطے کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے تعلقات میں اگر اقتصادی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا انشاءاللہ. اچھا ذرا تھوڑا سا آخر میں مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے نئے امبیسڈر جو ہیں وہ آ رہے ہیں, یو ایس امبیسڈر ڈونلڈ بلوم, اور وہ آ کے چارج لیں گے اپنا یہاں پہ. تو ان کے آنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید معاملات کچھ بہتر ہوں گے جی پاکستان کے اور یو ایس ریلیشن شپ میں؟ کیونکہ پہلے ظاہر ہے کہ امبیسڈر نہیں تھے تو کچھ اور طرح کا سلسلہ چلا تھا, اور اب ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے تو ذرا ہائیسٹ لیول پہ بات ہو سکے گی آپس میں دونوں ممالک کی. دیکھیے سفیر کے آنے سے فرق تو پڑتا ہے, کیونکہ سفیر جو ہے وہ اس کو ایک خاص درجے کی ایکسیس ہو جاتی ہے جو میزبان ملک کے اندر, اور اس کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ جس جس جگہوں پر دورے کرتا ہے وہاں سے احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کو اس شعبے میں بڑی اہمیت حاصل ہے, اسی لیے سفیر کا آنا تو خوش آئند ہوگا. لیکن جو تعلقات ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان یا دونوں ملکوں کے درمیان وہ خالی سفیر پہ منحصر نہیں ہوتے, آپ کو علم ہے اس بات کا. سفیر اس میں ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ ہمارے قائدین یہ طے کرتے ہیں کہ کس قسم کے تعلقات اس کے ساتھ رکھنے چاہیے. مجھے تو آج دیکھیں نا 37 برس وہ اور 40 سال یہ 41 سال کا یہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت اور ہر قائد نے یہ کوشش کی ہے, بشمول قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے سٹارٹ لیا, جن جو ہمارے فاؤنڈر ہیں ہمارے ملک کے, کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے. اب اس میں اگر کوئی ایسے دور آتے ہیں جس میں امریکہ ہمارے ساتھ ذرا زیادتی کرتا نظر آتا ہے ہمیں, تو ہمیں اس کے مطابق اپنی پالیسی کو تشکیل دینا چاہیے. لیکن ایک براڈ برش جسے کہتے ہیں نا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں جی بس آج سے امریکہ ہمارا دشمن ہے یا آج سے چین ہمارا دشمن ہے یا ہندوستان, اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. ساری ملک جو ہیں سارے تعلقات کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام وہ قومی مفاد ہے. جو آپ کا قومی مفاد ہو, اور اس کو کون انٹرپریٹ کرے گا قومی مفاد کو, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کرتی ہے اس کو. اس لیے میں نے کبھی بھی اس بات کو نہیں کہا کہ ایوب خان نے وہ فیصلہ کیوں کیا سیٹوں سے. بھائی اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوں گے انہوں نے قومی مفاد میں یہ سمجھا تو انہوں نے یہ کر دیا. اب میں اس وقت بیٹھ کے میں یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ ہاں اس نتیجے کی اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ہمیں فائدہ ہوا یا ہمیں نقصان ہوا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اینالائز کر سکتے ہیں. لیکن جب امریکہ ہمیں یہ کہے کہ آپ روس میں دورے کے لیے نہ جائیں یا روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا ذرا بیک برنر پہ رکھ دیں, تو یہ بھی تو پھر نہیں نا چاہیے امریکہ کو کرنا.
और हमें भी अपने हिसाब से देखना चाहिए क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता। बिल्कुल आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। आप इसकी क्यों ज्यादा फिक्र करते हैं? आप नहीं कहते दूसरे मुल्कों को, आप भी तो कहते हैं कि गल्फ के मुल्कों के देखें हिंदुस्तान जो है कश्मीर में ये जुल्म कर रहा है, आप उनके ऊपर करें। क्योंकि वो हम नहीं देखते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ या दूसरी अकलियतों के साथ हिंदुत्व के नाम पर क्या हो रहा है, हमें आवाज उठाने का हक नहीं है? हम उठाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मुल्क जो है वो चीन में उइगर के हवाले से आवाज उठाते हैं। हम लोग जो हैं अक्सर यूरोप में इस्लामोफोबिया के मुतालिक आवाज उठाते हैं। ये तो तमाम ममालिक काम ये करते हैं और अमेरिका भी करेगा, क्योंकि उसने अपने ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका ने तो जब सोवियत यूनियन था तब भी आपको पता है कि आपके साथ ताल्लुकात बनाए और कहा कि जी आप उनके साथ ताल्लुकात ना रखें, लेकिन आपने अपने फैसले खुद करने हैं। और आपको याद होगा कि जब पिछले वजीर आजम रूस गए थे तो मैं उनमें से था जो इंटरव्यूज में कह रहा था कि ये दुरुस्त फैसला है, ये हमारी उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हक हासिल है, और इसके ऊपर किसी दूसरे मुल्क की नुक्ताचीनी को हम बर्दाश्त तो कर लेंगे और हम उसको लेकिन दरखुरे इतना नहीं करेंगे, हम उसको कोई अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपने मफाद में ये फैसला किया है। लेकिन अमेरिका को ये कहने का हक है, जो मर्द और कोई मुल्क कहता है तो वो कहता रहे, हमने ये देखना है कि हमारा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि आप रूस गए हैं तो आप अमेरिका से दूर हो गए हैं, या आप चीन गए हैं तो अमेरिका से दूर हो गए, या अमेरिका गए हैं तो अब आप रूस से दूर हो गए हैं। अब चूंकि हमारे वजीर खारजा साहब उधर चले गए हैं अमेरिका, तो हम चीन से दूर हो गए, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला था जीरो सम नहीं जी, जीरो सम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और अल्लाह करे कि जिस आपने बताया है इसी तरह हम एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी जो है वो रख सकें और बाकी ममालिक को भी बता सकें कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें और हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखने का हक हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।